क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक विषय भूगोल में आप सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया पाठ की शुरुआत करने वाले हैं और पाठ का नाम है मानवीय अधिवास। भारत और ब्राज़ील इन दो देशों का मानवीय अधिवास का भाग इस पाठ में हम देखने वाले हैं। संकलन श्री भाबर सर, फिर से एक बार विषय भूगोल में नए पाठ की शुरुआत करते समय आपका स्वागत करता हूँ। मानवीय अधिवास, अधिवास यानी हम जहाँ रहते हैं वो ठिकान, लेकिन जो ठिकान है वो ठिकानों के कुछ अलग अलग से भाग भी होते हैं। वैसे आपको सवाल भी किया जा सकता है कि अधिवासों के प्रकार बताइए, तो उस प्रकारों को पहचानने के लिए हमें यहाँ जनरली कुछ भारत में अधिवासों के प्रतिरूपों के आधार पर कुछ 4 प्रकार यहाँ भूगोल में हमें देखने हैं। तो उसमें से पहला जो है वो हमें देखना है केंद्रीय अधिवास। अब इसे केंद्रीय अधिवास पहले हम चारों के चारों प्रकार एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय अधिवास, दूसरा है रेखांकित अधिवास, तीसरा है प्रकीर्ण या उसे ही बिखरे हुए या विरल अधिवास ऐसा भी कहा जाता है, और 4 नंबर पे तारांकित अधिवास। इसमें से हमें जो महत्वपूर्ण जो प्रकार है, भेद है, उसी के बारे में चर्चा करनी है। लेकिन देखिए, यह जो आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये उपग्रह से लिए हुए फोटो होने के कारण क्या हुआ है, थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन हमें समझने में बहुत काफ़ी है। देखिए, आकृति 7.1 अ में जो फोटो दिख रहा है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण घटक है वो ऐसा है। देखिए, ये जो यहाँ थोड़ा सा काले रंग का भाग देखने को मिल रहा है वो है सब अधिवासों का भाग है, और यहाँ जो दिख रहा है वो अधिवासों का ही भाग है। यानी 2 फोटो में अलग अलग भाग हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है ये पूरा की पूरा भाग एक जगह केंद्रित हुआ है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय अधिवास कहा जाता है। और ये एक ऐसा रास्ता है, और रास्ते के दोनों तरफ से लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ का अधिवास जो बना है वो रेखांकित अधिवास बना है। ऐसे 2 प्रकार हमने यहाँ देखे। प्रकीर्ण या विरल अधिवास कैसे कहे जाएंगे, देखो वो भी हम समझ कर लेते हैं। प्रकीर्ण यानी यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, जैसे कि ग्रामीण भागों में हमें प्रकीर्ण अधिवास ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। वो एक जगह रहते क्या, अपने अपने खेत में अपना घर बनाते हैं और वही रहते हैं, तो वो अलग अलग या विरल या प्रकीर्ण अधिवास उसे हम कह सकते हैं। और तारांकित अधिवास किसे कहेंगे, जैसे कि तारांकित ऐसे तरीके से जो अधिवास हमें देखने को मिलता है उसे हम तारांकित अधिवास कहेंगे, है कि नहीं। चारों के चारों प्रकार आपके समझ में आए हो तो फिर से एक बार इसमें ये जो चित्र दिया है उस चित्र में आपको समझ में आ सकता है कि यह जो केंद्रीय अधिवास है ये केंद्रीय अधिवास का फोटो है, और ये दूसरा है रेखीय अधिवास। रेखीय अधिवास कैसे आया, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। देखो, ये रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ से रहने वाले हमें अधिवास देखने को मिलते हैं, तो वह रेखांकित एक रेखीय पद्धति के दिख रहे, तो उसे रेखांकित या रेखीय अधिवास ऐसा भी हम उसे कह सकते हैं। ऐसे तरीके से हमें यहाँ केंद्रीय अधिवास, रेखांकित अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास या विरल अधिवास और तारांकित अधिवास के भेद हमें यहाँ मालूम पड़ते हैं। चलो हम देखते हैं कि अपने पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 46 पे जो कुछ सवाल दिए हैं उस सवालों की तरफ चलते हैं। अधिवासों के प्रकार को पहचाने, ऐसे हमने 4 प्रकार देखे, वही केंद्रीय, रेखांकित या रेखीय, प्रकीर्ण या विरल या उसे ही हम बिखरे हुए कहते हैं, और तारांकित, ये प्रकार हो सकते हैं।
दूसरा सवाल यह पूछा है कि इनमें से कौन सा अधिवास केंद्रीय प्रकार का है। अभी इसमें से कौन सा अधिवास, मैंने कहा कि इसमें से ये जो प्रकार है ये केंद्रीय अधिवास का है। इस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। प्रकीर्ण या बिखरे हुए आदिवासियों का भाग कौन सा है, उसका क्या कारण हो सकता है। ऐसे ग्रामीण भागों का हम उदाहरण दे सकते हैं। क्या कारण है, तो अपने अपने खेतों में अपना अपना घर बनाते हैं तो अलग अलग होते हैं, तो उसे बिखरे हुए आदिवास हम कह सकते हैं, एकदम साधारण है। लेकिन केंद्रीय आदिवास कहाँ होता है, ज़्यादातर शहरों में। देखो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं, नासिक, पूना, नागपुर, ऐसे बड़े बड़े शहर ये केंद्रीय आदिवास के उदाहरण हो सकते हैं। ये आदिवास, देखो ये चौथा सवाल यहाँ पूछा है, ये आदिवास भारत के किस प्रदेश के होंगे, इसका अंदाजा लगाइए। चलो हम भारत देश का मानचित्र देखते हैं और उसमें अलग अलग तरीके के जो अधिवास के प्रकार प्रदेश है वो समझ कर लेते हैं। भारत में जो जलवायु है, ये जलवायु में पाई जाने वाली जो विविधता है, इस विविधता के आधार पर भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग तरीके के आदिवास हमें देखने को मिलते हैं। देखो हमें इसका उदाहरण देखते हुए, ये जो पूर्व का भाग है, पहले हम उत्तर की तरफ से शुरुआत करते हैं। ये नीले रंग का जो भाग दिख रहा है वो हिमालय का ढालू प्रदेश है। और हिमालय के ढालू प्रदेश में हम कौन सा प्रतिरूप या उदाहरण देख सकते हैं, प्रकीर्ण, विरल, क्योंकि हिम होने के कारण, वहाँ का ठंडा जलवायु होने के कारण और पर्वतीय प्रदेश होने के कारण वहाँ विरल या बिखरे हुए अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व भाग में भी हम वैसे ही देख सकते हैं, जहाँ वनों का प्रदेश कहा जाता है। ये प्रकार यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये विरल भाग, यहाँ राजस्थान का जो वालुकामय प्रदेश या राजस्थान का जो पश्चिम दक्षिण भाग है, पीले रंग का यहाँ दर्शाया गया, उसमें भी हम विरल भाग यहाँ देखने को हमें मिल सकते हैं। यही नहीं तो भारत का जो तटीय प्रदेश है, उस तटीय प्रदेशों में भी हमें ज़्यादातर विरल भाग देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण हम यहाँ देखें तो ज़्यादातर जो केंद्रीय अधिवास है वो हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, जो उत्तर प्रदेशीय भाग, जो उत्तर भारतीय मैदान है, उस मैदान में। क्यों, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पानी विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल, ये उर्वरता के कारण यह आदिवासों के प्रतिरूप में विविधता या केंद्रीय अधिवास पाया जाता है, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं। जैसे कि उत्तर भारतीय मैदानों में जो पूर्वीय तट, नर्मदा नदी का मैदान, यहाँ जो देखें, ये नर्मदा नदी का मैदान, विंध्य का पठार, एवं भारत के प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है, अभी कृषि कहाँ की जाती है, जहाँ भारत का भाग है, हमें सब पता है कि कहाँ की जाती है। जैसे कि ये पूरा की पूरा भाग भारत के कृषि के लिए लायक है, इसलिए भारत के प्रदेश में जहाँ जहाँ खेती की जाती है वहाँ केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं। इसके विपरीत मध्य भारत का जो वनाच्छादित भाग है, ये जो वनाच्छादित भाग हमें यहाँ देखना है। देखिए फिर से एक बार हम देखते हैं पूर्व का वनाच्छादित भाग, उस वनाच्छादित भागों में भी विरल अधिवास पाया जाता है। राजस्थान का भी भाग हम इसमें कह सकते हैं, जैसे पहले कहा, और हिमालय का ढालू प्रदेश, ये जो पहले कहा था वैसे ही। इसके अलावा भी जो खंडित या उतार चढ़ाव वाले प्रदेश है, कौन से खंडित या उतार चढ़ाव वाले, ये जो भारत के तटीय प्रदेश है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि वहाँ प्रकीर्ण या विरल बिखरे हुए अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे तरीके से भी हम भारत में अलग अलग तरीके के जो विरल, बिखरे हुए, केंद्रीय, रेशीय, ऐसे प्रकार के अधिवास हम पा सकते हैं। देखिए यहाँ और भी दो फोटो मैंने यहाँ लिए हैं। अपना पन्ना नंबर जो 47 है, पेज नंबर 47, इसमें जो ब्राज़ील का जो उपग्रह से लिया हुआ फ़ोटो है, उस फोटो में भी हमें यह कुछ केंद्रीय अलग अलग तरीके के जो प्रकार हमने देखे, केंद्रीय, रेशीय, प्रकीर्ण या विरल, बिखरे हुए या तारांकित, इनमें से यह जो हमें देखने को मिलता है, ये जो भाग, ये केंद्रीय अधिवास का भाग है। और ये जो नदी है,
इस नदी के तट पर, ये देखो दोनों तट पर जो अधिवास बने हैं वो रेशीय पद्धति के हैं, तो उसे रेशीय या रेखांकित पद्धति के अधिवास भी हम कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार यहाँ जैसे हमने देखे, वैसे हमें ब्राज़ील के मानचित्र में भी हमें यहाँ अलग अलग तरीके के जो अधिवास के प्रकार देखने को मिलते हैं वो हमें यहाँ देखने हैं। देखते हैं, देखो ब्राज़ील में जो अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की थी। यूरोप से कौन से लोग आए थे? पोर्तुगीज। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तटीय प्रदेश देखो, अटलांटिक महासागर के तटीय भाग में जो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए तो वही रह गए, क्योंकि वहाँ रहने के लिए उन्हें अच्छा खासा सा जो जलवायु है वो भी था, जगह अच्छी थी व्यापार करने के लिए, छोटे बड़े जो शहर थे वो भी वही मिल गए, इसलिए इन आदिवासों में ये वहाँ ठहर गए और ज़्यादा आदिवास इतिहास काल से हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये भी कारण हम वहाँ बता सकते हैं। तटीय प्रदेश की जो सम आर्द्र जलवायु है, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन, वहाँ भी खेती की जाती है, और संसाधनों की उपलब्धता ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए ब्राज़ील के पूर्व तटीय भागों में ज़्यादा केंद्रीय आदिवास हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा भी हम यहाँ देख सकते हैं जो अवर्षणग्रस्त भाग है, देखो उत्तर भाग में जो पीले रंग का यहाँ दिखाया है, वहाँ आदिवास हमें देखने को मिलता है। और विरल आदिवास देखा जाए तो ईशान्य दिशा में जो अमेज़न नदी का जो भाग है, उस अमेज़न नदी के भाग में हम यहाँ विरल आदिवास दे सकते, क्योंकि वहाँ 12 ही महीने जो गिरने वाली जो बारिश है, वहाँ के जंगल है, दलदलीय प्रदेश है, इसके कारण वहाँ बहुत ही विरल या बिखरे हुए अधिवास हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासिलिया, साओ पाउलो शहर, ऐसे कुछ शहरों के नाम आपको पता होंगे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिवास हमें देखने को मिलते हैं, तो वो केंद्रीय अधिवास हम देख सकते हैं। साओ पाउलो प्रदेश की जो ज़मीन है उर्वर है, जैसे कि वहाँ जो खेती की जाती है उस खेती में कहवा का उत्पाद लिया जाता है, इस हेतु वहाँ के जो प्रदेश है उपयुक्त है। इस प्रदेश में जो खेती के अलावा खनिज पदार्थों का भी प्रचुर भंडार होने के कारण यहाँ का अधिवास एकदम केंद्रीय पद्धति का हमें यहाँ प्रकार का देखने को मिलता है। ये भी हम कारण बता सकते हैं। ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में जो उच्च भूमि का प्रदेश है, कहाँ है वो उच्च भूमि का? यहाँ जो उच्च भूमि का प्रदेश है वहाँ भी अवर्षणग्रस्त प्रदेश होने के कारण हम वहाँ इस भाग में कृषि का जो मर्यादित विकास हुआ है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा बिखरा हुआ आदिवास हम पा सकते हैं। और तटीय प्रदेश का तो जैसे मैंने कहा उस तरीके से तटीय प्रदेश से ब्राज़ील के अंदरूनी क्षेत्र यानी अमेज़न के मैदान की ओर जाए तो मानवीय अधिवास अधिक विरल होता जा रहा है। कैसे? जैसे जैसे हम इस दिशा में जाएंगे वैसे वैसे वो विरल होता जा रहा है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखो भारत का भी और ब्राज़ील का भी जो अधिवास का जो प्रकार है वो कहाँ कैसे है, वो ये वीडियो बार बार देखकर आप समझ ले सकते हैं। और एक बार जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपको ये वीडियो भी देखना है, और मानवीय अधिवास का जो पाठ अपने पाठ्य पुस्तक में है वो ज़रा बारीकी से पढ़ो, आपके समझ में आ जाएगा कि मानवीय अधिवासों के जो 4 प्रकार है वो 4 प्रकार भारत में और ब्राज़ील में अलग अलग तरीके के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग प्रदेशों में ऐसे बिखरे हुए क्यों दिखाई देते? क्योंकि शहरों में केंद्रीय, ग्रामीण भागों में बिखरे हुए, जो रास्ता है उस रास्ते के दोनों तरफ से हो तो रेखांकित और तारांकित हो तो तारांकित, ऐसे 4 प्रकार के भेद हम वहाँ देख सकते हैं। वैसे साओ पाउलो शहर और भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहर हो तो वहाँ केंद्रीय आदिवास हम वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमें जो आगे वाला भाग है वो देखना है। देखते हैं पन्ना नंबर 48 पे भारत नागरीकरण। अभी भारत नागरीकरण
वो नागरीकरण हम जनसंख्या के आधार पर यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि कुल जनसंख्या का जो कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नागरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखो, इस डायग्राम में हमें ये देखना है। देखो, यह जो दिया हुआ भाग है ये नागरीकरण कितना प्रतिशत है, और यह जो दिया है वो है साल। 1961 से लेकर 2011 तक यहाँ का भाग हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए 1961 में कितना था, यहाँ देखिए ये 15 के लगभग है, तो 15 के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम 17-18% नगरीकरण 1961 में भारत में हुआ था। लेकिन वही हम देखें तो यहाँ का जो देखा जाए तो 2011 में ये देखिए यहाँ तक का भाग है। तो हम वो भाग ऐसे सीधा रेखा की तरफ जाकर देखें तो 30 के लगभग आसपास है, तो 30 दशमलव कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यहाँ तक वो नागरीकरण बढ़ा हुआ हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखो आप बारीकी से यहाँ देख सकते हैं 2011 में कितना बड़ा है। देखो इस रेखा तक है तो 30 दशमलव थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, और 1961 का 15 से थोड़ा सा ऊपर है तो 15, 16, 17, 18 इतना कुछ हो सकता है। जैसे डायग्राम आपके सामने आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पन्ना नंबर 48 पर आप वो देख सकते हैं। तो भारत का नागरीकरण इस तरीके से बढ़ा हुआ है। वैसे बीच में देखा जाए तो 71 में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 81 में भी बढ़ा। जैसे जैसे एरो देखा जाए तो बढ़ता हुआ एरो ही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आदिवास जो है, जैसे जैसे हम आगे चलते आ रहे हैं तो आदिवासियों का प्रकार बढ़ता हुआ हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा ही हम ब्राज़ील का देखें तो ब्राज़ील का नागरीकरण देखते हुए भी हमें वैसा ही एक डायग्राम मैंने बनाया है, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। देखो उसमें भी आप 1960 से लेकर, ये देखो 1960 से लेकर 2010 तक, यहाँ ऐसा क्यों, जैसे कि देखो भारत का नागरीकरण हम देख रहे थे तो वहाँ 1961 था, वो जनगणना के आधार पर लिया जाता है। इसलिए तो जनगणना हमारी शुरुआत में होती है और ब्राज़ील की जनगणना अंत में होती है, इसलिए ये आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। ये समझने में आपको पहले, इसके पहले जो पाठ हुआ उसमें मैंने बताया था कि 1960 यानी वो अंत वाला अंक होता है और एक ये पहले वाला होता है। तो 1960 से लेकर 2010 तक का जो जनगणना का भाग है उसमें जो आदिवासी का भाग देखा जाए तो उसका भी एरो बढ़ता हुआ ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। देखो 1960 में कितना है, तो 1960 में ज़्यादातर 60 के लगभग है, तो 2010 में यहाँ हम देखा जाए तो 80 के भी आगे हमें यहाँ जो एरो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ब्राज़ील का नागरीकरण भी हम यहाँ समझकर ले सकते हैं। ये फोटो में आपको समझ में नहीं आया तो आप पाठ्य पुस्तक में वो देख सकते हैं, उसमें आपके समझ में आ सकता है। ब्राज़ील में करीब 86% जनसंख्या जो है जो शहरों में रहती है। कितनी प्रतिशत? 86%। वही भारत का 2011 में नगरीकरण देखा जाए तो 31.2 विकसित देशों की तुलना में ये बहुत कम है। वैसे हमें कंपटीशन में रहना हो तो भारत अन्य देशों से जैसे ब्राज़ील की तुलना में देखा जाए तो बहुत पीछे है। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि भारत और ब्राज़ील का नगरीकरण। इसके अलावा जो भी आपको पाठ में कुछ कठिनाइयाँ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमें यहाँ एक नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत हमें यहाँ देखना है, वो प्रतिशत देखते हुए हमें जो समझ कर लेना था वो ले लिया है। और पाठ में जो भी कठिनाइयाँ हो आप पर्सनली मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।